चलेगा। लास्ट क्या हुआ था अपना? गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या बोला? मन में कुछ बोला आपने? आवाज नहीं आई मेरे को गुड मॉर्निंग की। अच्छा। ऐसे बोलते हैं। लास्ट क्या हुआ था बताइए? पीनियल हो गया था। पीनियल में हमने आपको, हाँ, पीनियल के क्या क्या नाम है भाई? न्यूरोट्रांसमीटर, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, थर्ड आई और सिक्स सेंस, है ना? हाँ। हाँ, सिक्स सेंस क्यों बोलते हैं? कभी आपको फ्यूचर में कुछ ऐसा इंट्यूशन हुआ? कुछ पुलिस वाले नहीं कहते मुझे कुछ अंदर से फील आ रहा है, दया कुछ तो गड़बड़ है? इंट्यूशन, सिक्स सेंस। ठीक है, हम भी बोल, नॉर्मल लाइफ में हम भी बोल देते हैं ना कभी कभी कि यार कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है। हाँ, अब एक किस्सा बताऊं मैं आपको कि एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था मैंने, तो एक किस्सा था कि किसी पर्सन को कहीं जाना था, है ना, उसने बस की बुकिंग कराई थी, रियल इंसिडेंट्स बता रहा हूँ। ठीक है, टोटल 45 मेंबर्स थे उस पे, जिन जो उस बस में सवार होने थे। उस अकेले बंदे ने, वो अकेले बंदे को कुछ ऐसा फील हुआ यार कुछ मुझे कुछ बैड फीलिंग हो रही है, तो वो नहीं गया, है ना। उस बस, वो बस खाई में गिर गई। ठीक है, 44 पर्सन मर गए, वो अकेला बच गया क्योंकि उस बस में चढ़ा ही नहीं था। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज सिक्स सेंस। तो उसको सेंस हो गया कुछ। अब कुछ लोग होते हैं अपने मन की बात सुन लेते हैं, मोदी जी भी तो करते हैं मन की बात, कुछ लोग सुन लेते हैं, कुछ नहीं सुनते, कुछ सुन के अनसुना कर देते हैं। तो जब आपको फील हो रहा है, हम मानते नहीं है, साइंस खुद कहती है भाई होता है। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, मैंने कल एग्जाम्पल भी तो दिया था भगवान बुद्ध का, कि कोई एक ऐसा राजा होगा जो मेरे धर्म का प्रचार करेगा, बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा। द ग्रेट किंग अशोका प्रचार किया बकायदा। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस लिखा है, शिलालेख जिसे बोलते हैं। ठीक है, आज भी हम पढ़ते हैं उसके बारे में, जबकि वो तो कब आए थे? भगवान बुद्ध का टाइम पीरियड उठा के देखो और उनका जो, हाँ, अशोका वाले का टाइम पीरियड उठा के देखो, 500 साल का गैप होगा आई थिंक। बात समझ गए क्या है? तो ऐसा अगर कभी इंट्यूशन होता है तो कभी कभी मन की बात भी सुन लेनी चाहिए भाई। देखो, कॉन्सेप्ट और थ्योरीज बहुत सारी होती है, बिल्कुल यस हो कह सकते हैं। ठीक है, साइंस भी मानता है कि पैरेलल वर्ल्ड्स होते हैं। ठीक है, जो आज आप कर रहे हो, कल का आपका फ्यूचर, जो पास्ट है वो भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो बस वो वाली कहानी है, तो उसका इंट्यूशन होना। तो अब हो सकता है हमारा ये पास्ट, हम बियॉन्ड द साइंस चल रहे हैं, थोड़ा सा बात कर रहे हैं, तो हो सकता है आज जो आप बैठ के चल रहे हो वो ऑलरेडी निकल चुका। हाँ, तो वो इंट्यूशन कहलाती है। चलिएगा, शुरू करें। तो ये हमने बात करी थी, और दो हार्मोन कौन कौन से बताए थे भाई? सेरोटेनिन और मिलोटेनिन। सेरोटेनिन इज बायो न्यूरोट्रांसमीटर, और मिलोटेनिन इज बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कौन सी ग्रंथि है? अब सेकंड ग्लैंड की बात कर ले। या इसको और क्या बोलते हैं भाई? पीयूष ग्रंथि। हिंदी में तो पीयूष ही कहते हैं, पिट्यूटरी भी कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है, पिट्यूटरी ग्लैंड या ग्रंथि। सबसे पहले तो इसके अदर नेम्स की बात कर लें। ठीक है, इसके अन्य नाम, अदर नेम, देखो इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि बॉडी की मोस्ट ऑफ ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेट करती है। बॉडी की बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, उन सबको कंट्रोल कौन करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। दैट्स व्हाई नोन एज मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो रेगुलेट या कंट्रोल या कोऑर्डिनेट मोस्ट ऑफ ग्लैंड्स ऑफ आर बॉडी। ठीक है, शरीर की अधिकांश ग्रंथियों का नियंत्रण, शरीर की अधिकांश
ग्रंथियों का नियंत्रण। कंट्रोल या रेगुलेट मोस्ट ऑफ ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी नोन एज पिट्यूटरी। ठीक है, फिर इसी को मोस्ट ऑफ मतलब कई हो सकते किसी को एक आध को ये कंट्रोल नहीं करती ग्लैंड्स, इट रेगुलेट या कंट्रोल मोस्ट ऑफ ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी। फिर इसको और बात करें, अच्छा इसका पहले तो शेप कैसा होता है, आकार मटर के दाने जैसा। लुक लाइक पी सीड, मटर के दाने जैसा। ठीक है, और शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड भी है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लिख नहीं रहा हूं है ना। ठीक है, सबसे छोटी ग्लैंड छोटी ग्रंथि भी यही है, सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि भी यही है, वो ऑलरेडी मैं लिखा चुका हूं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं है ना। फिर इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, अच्छा कहने को ये सबसे छोटी है, लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है उस समय फीमेल में ये अपना साइज चेंज करती है, ये समझो, लिखने की जरूरत नहीं है। उस समय ये अपना साइज चेंज करती है, क्यों? क्योंकि उस समय इसका रोल बढ़ जाता है, ये चार्ज ज्यादा हो जाता है। ठीक है, देखो इसकी बात करें तो चलो अभी याद आएगा मुझे तब बताऊंगा, इसका पहले तब हार्मोन्स देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा एक मिनट, हाँ अदर नेम की और बात करें ना, इसी को वृद्धि ग्रंथि भी बोलते हैं, वृद्धि ग्रंथि, ग्रोथ ग्लैंड। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, मतलब बॉडी की ग्रोथ किससे होती है? इसी से। बचपन से लेके, बचपन में नन्हे मुन्ने थे, फूफा जी आए होंगे तो बोला होगा कितने छोटा सा नन्ना मुन्ना प्यारा बच्चा है, फिर अब बोलते होंगे शैतान हो गया अब तो, पूरा राक्षस जैसा लगते हो, लुक लाइक अ राक्षस जायंट, है ना। तो मतलब ऐसा मम्मी नहीं कहती क्या प्यार से, ये राक्षस मेरे घर ही आना था क्या? बच्चे कहते हैं बचपन में बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बड़े होते ही राक्षस बन जाते हैं ना। तो ग्रोथ ग्लैंड यानी शरीर की वृद्धि करने का कार्य, शरीर की वृद्धि करने का कार्य। क्वेश्चन आया एग्जाम में ये ऑलरेडी। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं हार्मोन्स की। हार्मोन, सबसे पहले तो आपको वर्बली हार्मोन पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। तो देखो यहां पर टोटल 7 टाइप के हार्मोन होता है। सबसे पहले नंबर 1 एसटीएच, नंबर 2 टीएसएच, नंबर 3 एफएसएच, नंबर 4 एलएच, नंबर 5 पीएच, नंबर 6 एमएसएच और नंबर 7 एसीटीएच। ये टोटल 7 हार्मोन है। फुल फॉर्म देख लेते हैं इनकी। सबसे पहले एसटीएच, सोमैटो ट्रॉपिक हार्मोन। क्या नाम है? सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन शॉर्ट में लिख दी। फिर नेक्स्ट थायराइड
स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट, फॉलिकल, स्टिमुलेटिंग, हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हाँ, LETUNIZING, ल्यूटिनाइजिंग। फिर नेक्स्ट, प्रोलैक्टिन, हार्मोन, PROLACTIN, प्रोलैक्टिन। मिल्क होता है ना, मिल्क से रिलेटेड है इसलिए प्रोलैक्टिन। MSH, मिलेनोसाइट, वही स्टिमुलेटिंग, हार्मोन। और ACTH, एड्रीनो कार्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। एड्रीनो कार्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डू नॉट सीक्रेट थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड। तो तीन तो ऑप्शन इसमें से होंगे, एक इसमें से नहीं होगा, एक इससे अलग होगा। ठीक, हाँ, तो ऑफ कोर्स इनकी इनबैलेंसमेंट से, बिल्कुल, जैसे थायराइड टेस्ट में, हाँ, ठीक, ये सारे हार्मोन्स होते हैं, ये एसेंशियल मतलब कंपलसरी हार्मोन है इससे, ठीक है। पीएच हार्मोन को एमएमएच हार्मोन भी कहा जाता है। क्या बोलता है इसको? एमएमएच। तो आपको बुक में कहीं यहां पर इसकी जगह एक और नाम मिले, एमएमएच, मेमो ट्रॉपिक हार्मोन, मेमोट्रॉपिक हार्मोन, मेमो मतलब मम्मा, ठीक है, इसका नाम। बुनियादी प्रोडक्ट्स ममाअर्थ, हाँ, ठीक है, तो बेबी प्रोडक्ट का नाम रख दिया ममाअर्थ। वैसे ही ये बेबीज से रिलेटेड, मैंने बताया डिलीवरी के समय, प्रेगनेंसी के समय इसका चार्ज ज्यादा हो जाता है, इस वजह से। देखिए इन हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है? STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। दिस हार्मोन इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन, इसी को बोलते हैं। फर्स्ट हार्मोन है STH, अब फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, इसको ही बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। मतलब शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? ये, और कुछ लिखने की जरूरत तो नहीं है, समझ गए होंगे। यानी बचपन से लेकर आज तक यही हार्मोन हमारी बॉडी को बैलेंस करता आया है। ऐसा तो नहीं है किसी का बॉडी तो बढ़ गई, हाथ छोटा सा ही रह गया, नन्ना मुन्ना प्यारा सा, नहीं, सबका हाथ प्रॉपर, बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपर डेवलप होते हैं, तो सबको डेवलप करने का काम इसका है। इसीलिए बहुत रेगुलेट मैनर में सीक्रेट होता है, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। और ऐसा नहीं है किसी ऑर्गन को मिला किसी को नहीं मिला, नहीं मिला तो समस्या, किसी ऑर्गन को नहीं मिला तो समस्या, वो ऑर्गन ग्रोथ ही नहीं करेगा। शरीर तो होगा फुल फ्लेंज जायंट जैसा, और हाथ होंगे नन्हे से, निकाले जेब में से तो बोलो ये छोटे से हाथ,
अच्छा थोड़ा लगेगा, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है। तो ग्रोथ करने का काम करता बॉडी की। अब मुझे बताओ, अगर इसमें डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाएगा? रोग हो जाएगा? यस और नो? यस। तो रोग की भी यहां पर बात कर लेते हैं। अगर एसटीएच हार्मोन, दो कंडीशन हो सकती है, या तो क्या हो जाए भाई, कम हो जाए, या फिर क्या हो जाए, एरो मतलब समझ गए होंगे ना, इंक्रीज होना और डिक्रीज होना। यस। अगर एसटीएच हार्मोन कम हो जाए, अच्छा डिजीज भी दो में हो सकती है, किसमें? या तो एडल्ट में या फिर बच्चों में। अगर बच्चों में एसटीएच हार्मोन कम हो जाए तो क्या होगा? बचपन में हम में हार्मोन ही नहीं होता तो क्या होता? क्या हो जाता है? ड्वार्फिज्म, बोनापन। क्या हो जाता? बोनापन। क्या नाम है इसका? मिटिगेट्स। ड्वार्फिज्म का मीन्स क्या होता है? मिटिगेट्स, मतलब उस डिजीज का नाम है। और अगर एडल्ट स्टेज में यह हार्मोन कम हो जाए तो एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम है साइमन डिजीज या साइमन रोग। अगर चाइल्ड स्टेज में यह हार्मोन ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? शरीर ज्यादा नहीं बढ़ेगा, गेट छोटा बढ़ जाएंगे, झुक के आना पड़ेगा। मिर्जापुर तो देखी होगी, दद्दा ने सारे गेट ही छोटे बना दिए थे, है कि नहीं? तो इसमें रोग हो जाता है गिगेंटिज्म। कौन सा? गिगेंटिज्म। और एडल्ट स्टेज में यह हार्मोन ज्यादा हो जाए तो एक रोग हो जाता है, क्या नाम है? यस। सब। हैप्पी। यही बाकी रह गया। मनोकामना है तो जल्दी पूरी हो जाएगी। हाँ। हाँ। समझ में आ गया? आ गया क्या? क्या समझ में आया? मुझे भी समझा दो जरा, मैं ही देखूं क्या समझ में आया। मैं कंफर्म कर रहा था डिजीज कोई उल्टी सीधी तो नहीं है, सही है ना? हाँ सुनो भाई, मिटिगेट्स, मिटिगेट्स मतलब ये तो हमने देख लिया, बोनापन हो जाता है ना। यहां पर क्या हो जाता है? ड्वार्फिज्म, बोनापन, ड्वार्फिज्म। ठीक है। लाइक
सर्कस के जो बौने लोग होते हैं वो इसी बीमारी से सफर्ड होते हैं। सर्कस नहीं देखा कभी? देखा कभी? टीवी पे देखा? तो वहां नहीं देखे छोटे छोटे बौने? अच्छा, आजकल तो कुछ सोशल मीडिया पे भी तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है। हाँ, मुझे नाम नहीं पता हुआ। हाँ, वो एक छोटा सा, वो मूवी नहीं देखी क्या, मिमी? उसमें भी तो नहीं, मिमी नहीं, वो कौन सी थी? हाँ, जीरो में वो तो चलो बताया है, वो तो स्पेशल इफेक्ट है। अरे नहीं वो, अब देखो इस टाइम याद भी तो नहीं आते कैरेक्टर, मुझे कैरेक्टर कैसे बता दूं? हाँ, वो उसी की बात कर रहा हूँ मैं, वो था। और अभी एक मूवी आई थी ना, वो उसकी कृति सेनन और उसकी, चुप यार, चलो वॉट एवर, कोई बात नहीं, नाम याद आएगा तो बताऊंगा। हाँ, वो पंकज त्रिपाठी के साथ रहता है जो, वो सीआईडी बनते हैं। शादी से पहले, शादी के बाद क्या था वो यार, पता नहीं कुछ। तो कुछ मिलाकर जो बौने तो सबने देखे होंगे यार, या नहीं देखे? हाँ, लुका छुपी है शायद वो, हाँ। तो उसमें वो सीआईडी नहीं रहता है, बोले इसकी शादी हुई नहीं हुई, वो छोटा सा, वो आजकल यूट्यूब पे बहुत एक्टिवेट है ना? ठीक है। हाँ, ठीक है। चलो, तो कुल मिला के ये सब क्या है? ये सब क्या है? आजकल तो हॉलीवुड के भी, मतलब फॉरेन कंट्री के भी कुछ बौने ऐसे हैं जो इस बीमारी से ग्रसित है, लेकिन वो हॉलीवुड मतलब जो हमारी यूट्यूब है उस पर बहुत पॉपुलर है, इंडिया में बहुत पॉपुलर है। कहने का मतलब, ठीक है, सोशल मीडिया ने आजकल क्या है ना, सबकी यूं कह दें, अपने थॉट्स को, अपने विचार को, उनकी कला को, जो भी उनमें आर्ट है, उन सबको एक्सप्रेस करने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करा दिया। अच्छी चीज़ है, ठीक है। लेकिन हम तो बस देख के खुश हो जाते हैं, वो बात अलग है। तो बस यही कहानी है। फिर दूसरा आते हैं यहां पर, साइमन डिजीज। साइमन डिजीज को आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। देखी मूवी? क्या होता है इसमें? टा 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 टा। देखा होगा, नहीं देखा तो घर जाके ट्रेलर देख लेना। हाँ, उस मूवी में क्या था, अमिताभ का कैरेक्टर था, और इसमें क्या होता है ना, एज बहुत जल्दी मेच्योर होती है, बहुत जल्दी बेबी एडल्ट स्टेज में दिखने लग जाता है, और फिर बूढ़ा भी होने लग जाता है। मतलब जल्दी मेच्योरिटी आने लग जाती है, जल्दी बूढ़ापा आने लग जाता है, और ये इसी के कारण होता है। दिस इज कॉल्ड साइमन डिजीज। मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको सिम्टम समझ में आए, ठीक है? मेच्योरिटी जल्दी से, मतलब एक आदमी वयस्क बहुत जल्दी, एडल्ट बहुत जल्दी लगने लग जाता है, बूढ़ा लगने लग जाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी? यस और नो? यस। फिर आते हैं गिगेंटिज्म। गिगेंटिज्म, अतिकायिता, बोले तो जाइंटनेस, मतलब हाइट बहुत लंबी हो जाती है। एग्जाम्पल लिख देता हूं, खली। लंबाई कितनी है? 7 फुट। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास भी एक मैसेज आया था, तो उसमें नन्हे मुन्ने पुलिस वाले खड़े थे और एक बड़ा सा लंबा सा पर्सन था। तो उस पर लिखा, ना ना ना, वो तो उसको अरेस्ट करके लाए थे। तो बोले कि इसके हाथ पैर बांध के लाए, कैसे लाए? उस पर मीम चल रहा था। ठीक है, तो वो इतना लंबाई इतनी है, लेंथ इतनी, यस और नो? तो 7-7 फुट की लेंथ हो गई, क्योंकि बचपन में ये हार्मोन इंक्रीज हो गया। तो जो एक्चुअल में खली है, वो इसी बीमारी से सफर्ड है। और अब आप खली का स्टेटमेंट पढ़ोगे तो खली कहेगा, उसमें बकायदा उसने स्टेटमेंट में बताया कि मैं एक्रोमिगेली डिजीज से सफर्ड हूं। एक्रोमिगेली डिजीज मतलब एडल्ट स्टेज में इस हार्मोन का क्या होता है, इंक्रीज होता रहता। अब इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, हाथ पैरों की फिंगर्स बड़ी होती है, मतलब ये पंजे बहुत बड़े हो जाएंगे, ठीक है, और होठ मोटे हो जाएंगे, और क्या कहते हैं, हड्डियां बढ़ने लगेगी पैरों की, क्योंकि अब बॉडी की लंबाई तो बढ़ नहीं सकती। बॉडी की लंबाई एक एज तक ही इंक्रीज होती है, टीन एज तक, उसके बाद लेकिन अभी भी ग्रोथ हो रही है, मतलब हड्डियों की लेंथ बढ़ रही है। तो धीरे धीरे पैर ऐसे होने लग जाएंगे। इसीलिए खली खली की चाल कैसी है, बेढंगी सी। देखा नहीं देखा?
वो तो देखा होगा, ठीक है। खली कैसे अपने कॉम्पिटिटर को, ओपोनेंट को होल्ड करता है, ऐसे सर पकड़ लेता है। अब वो बेचारा हाथ पैर चलाता, आते ही नहीं, पहुंचते ही नहीं हाथ यहाँ तक, उसका हाथ ही इतने लंबे। यस और नो? तो उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया, बाकी उनमें कमजोरी यही है। उन्होंने बकायदा कन्फेस किया, ठीक है। मैंने एक बार इंटरव्यू देख रहा, तो उन्होंने खुद नहीं कहा था, बोले कि मैं एक्रोमेगेली डिजीज से सफर्ड हूं, मतलब ग्रसित हूं, क्योंकि बचपन में तो ये हार्मोन बढ़ गया तो हाइट इंक्रीज होगी, लेकिन अभी भी बढ़ रहा है, तो क्या होगा, ये चिन लटक जाएगा। देखा खली की चिन कैसा है, ऐसे लंबा सा हो रखा है। यस और नो? ये सारे इसके वो है। तो मैं इसमें लिख देता हूं चिंपैंजी। ये एग्जाम्पल है, चिंपैंजी हो, ये तो मोटे मोटे होठ, मोटे मोटे हाथ। यस और नो? तो बस ये हो जाता है सपोर्ट। लिख लो जल्दी से। आपको तो केवल नाम याद रखने भाई, देखो, लेकिन सिम्टम्स याद रखने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिख दी है, ठीक है। चलो दूसरा कौन सा हार्मोन है? टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से पता पड़ रहा है, थायराइड को स्टिमुलेट करता है, थायराइड को कंट्रोल करता है। यानी चले आगे, नेक्स्ट है सेकंड, टीएसएच। तो थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि तथा उसके हार्मोन का नियंत्रण। इट कंट्रोल्स थायराइड ग्लैंड एंड देयर हार्मोन। भाई थायराइड ग्लैंड और उसके हार्मोन का कंट्रोल कौन करता है? यही करता है। थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट होना है, थायराइड ग्लैंड को कब, थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन होता है ना उससे, उसको कब सिक्रेट करना है, कब लिमिटेड सिक्रेट करना है, वो सब यही रेस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आ गई? बस इतना ही है। फिर थर्ड कौन सा है, जल्दी बताओ। थर्ड हार्मोन एफएसएच। नाम से पता, फॉलिकल, फॉलिकल बोले तो बच्चेदानी, सिंपली क्या बोलते हैं, फॉलिकल ट्यूब, जिसमें बेबी ग्रोथ करता है, ठीक है। यूट्रस के अंदर जो फॉलिकल ट्यूब होती है, बच्चेदानी होती है, उसमें ही तो बेबी ग्रोथ करता है। तो बेबी की ग्रोथ को मेच्योर कौन करेगा, मतलब उसकी वो फॉलिकल का शेप कौन इंक्रीज करेगा? वो ये हार्मोन करेगा। बात समझ में? मैंने बोला ना, प्रेगनेंसी के समय इसका रोल चार्ज बढ़ गया, ठीक है। तो बच्चेदानी या फॉलिकल के आकार का नियंत्रण, इट रेगुलेट साइज ऑफ फॉलिकल। सॉरी, क्या हुआ? फॉलिकल, हाँ उसी को तो बोलते हैं फॉलिकल, और उस पूरे पार्ट को बोलते हैं यूट्रस। अच्छा, ये मेल में भी होता है, लेकिन ये क्या करता है, ये गोनेडोट्रोपिक होता है। गोनेडोट्रोपिक मतलब जनन में रेस्पॉन्सिबल होता है। मेल में बस इतना, मेल में इतना ही चार्ज होता है। फीमेल में रिप्रोडक्शन के साथ साथ ये और चार्ज संभालता है। मैंने इसीलिए तो बोला, फीमेल में इसका साइज, पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम। फोर्थ कौन सा था? एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये क्या करता है, फीमेल में इसके साथ मिलकर, एफएसएच के साथ मिलकर क्या बोलते हैं एग को? अंडाणु, हाँ, ओव्यूअली। ओव्यूल के फॉर्मेशन में, निर्माण में सहायता करता है।
ठीक है, और फीमेल मेल में एफएसएच के साथ मिलकर स्पर्म, शुक्राणु। तो क्वेश्चन आता है स्पर्म और ओव्यूल के निर्माण में सहायक हार्मोन कौन सा है, तो एलएच। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला कौन सा है, बोलो, फिफ्थ, पीएच, और इसी को एमएमएच भी बोलते हैं, मेमोट्रोपिक हार्मोन। एमएम से वर्ड आया मेमो, क्या करता है, हाँ बोलो कुछ कर। इट हेल्प टू फॉर्म, इट हेल्प टू फॉर्म, it help in the formation of ovule with the help of FSH hormone in female. मेल में भी सेम, इन मेल इट हेल्प्स टू फॉर्म स्पर्म विद द हेल्प ऑफ FSH हार्मोन। भाई FSH की हेल्प से वो भी जरूरी होता है ना, दोनों FSH या विथ FSH हार्मोन। हाँ, पीएच, फीमेल में बेबी फीडिंग के लिए, डिलीवरी के बाद बेबी फीडिंग के लिए ये मिल्क फॉर्मेशन का काम करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन। इसका ही नाम क्या है, मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन। निर्माण हार्मोन इसको कहा जाता है। और फिर कौन बचा, एक और आ गया समझ में, भाई लेक्टिन आ रहा है ना वर्ड में, प्रोलैक्टिन, लेक्टिन मतलब लैक्टोज, लैक्टोज मतलब मिल्क, तो आप वहां से हिंट बना सकते हो। ठीक, सिक्स्थ MSH, यही स्किन टोन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, गोरा होगा, काला होगा, सांवला होगा, कलर रेस्पॉन्स इसी का होता है। ठीक है, और इसमें एक सब्सटेंस पिगमेंट होता है जिसका नाम है मेलानिन। मेलानिन ज्यादा हो तो क्या होता है, डार्क कलर होता है, मेलानिन कम हो तो गोरापन होता है। ठीक है, इसके अलावा तिल, चकते, क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं तिल को, है ना, तो बॉडी पे जो तिल बनते हैं वो भी इसी मतलब ये हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए फेयर कलर होता है तो तिल ज्यादा हो जाते हैं, बस सीधी सी बात है। ठीक, यस, वही, ये इंपॉर्टेंट है, स्किन टोन के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है या कौन सी ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल है, तो पिट्यूटरी और MSH हार्मोन। और लास्ट बात करें कौन सा है, ACTH। शाहरुख खान को देख लेना भाई, ठीक है, अभी तो ये देखा है सबने। ठीक है, शुरुआत का वीडियो और देख लो, जब सर्कस शुरुआत में जब, ठीक है, बिल्कुल सांवला सा बच्चा। ठीक है, और अभी क्या डिपेंड करता है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान। ठीक है, एक बात बताओ, हाँ बोलो,
क्लाइमेट, सीधी सी बात है। एक सांवला पर, भाई साउथ के लोग सांवले क्यों हैं? क्लाइमेट, वो ट्रॉपिकल जोन के नियर रहते हैं। उनको उठाकर कहां पहुंचा दो, 10 साल के लिए शिफ्ट कर दो इंग्लैंड, फेयरनेस आ जाएगी, सीधी सी बात है। डिपेंड करता है हमारा, हम इंडियंस हैं और इंडिया में भी अलग अलग जोन्स है ना। ये रहा, इसके नियरर जो भी होगा वो क्या हो गए, सांवले होंगे। अफ्रीकन देख लो, और इंडिया यहीं पर तो सिचुएट है, तो ये वाला जोन जो होगा ये तो डार्कनेस में ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। कारण है यहां पर सनलाइट सीधी होती है, तो इसके कारण स्किन टोन डिफाइन होता है। हमारा क्लाइमेट, हमारा खान पान, ये सब समझ में आ रही है बात मेरी? ठीक है, चलिए। हाँ, मैं उसमें ये नहीं बोलूंगा कि जेनेटिकली नहीं, जेनेटिकली भी रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जेनेटिक के साथ साथ ये भी रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आप बहुत सारे एनआरआई आप देखो यूएसए से खेल रहे हैं, कई तो हाल ही में शिफ्ट हुए हैं, कुछ कुछ बाद में शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। तो और जो पिछले कई समय से रह रहे होंगे, जो वहां के बाय मतलब बाय बर्थ वहीं से होंगे, ठीक है, उनमें देख लो। तो सिचुएशन डिपेंड करती है, ठीक है। कई सारे जेनेटिक मतलब चेंजेस जो है वो जेनेटिकली बॉडी में आ जाते हैं। हो सकता है वो खुद डार्क हो, लेकिन अगर वो वहां रह रहा है और उसका बेबी वहां पर बॉर्न हुआ है उसका, तो हो सकता है उसके अंदर जेनेटिकली चेंजेस आ जाए, यानी स्किन टोन चेंज हो जाए। समझ में आई? अरे यस। और लास्ट कौन है? ACTH, नाम से ही पता पड़ रहा है क्या? ACTH, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करता है? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि और उससे जो हार्मोन निकलेगा उसका कंट्रोल कौन करेगा? ACTH। नाम से पता पड़ रहा है एड्रिनल, एड्रीनोकार्टिको। अरे यस और नो? एड्रीनो मतलब एड्रिनल, तो उसका कंट्रोल कौन करेगा, रेगुलेशन कौन करेगा? ACTH हार्मोन। कोई डाउट? हम्म हम्म हार्मोन दूसरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करे। समझ में आ गई? अच्छा, यही वैसे एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बता दूं, ठीक है। हम जो दवाएं लेते हैं, दवाएं भी इसी पर डिपेंड करती है। मैं देखो मोस्ट ऑफ चीजें जो होती है ना, अब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजों को बॉडी में भी इंप्लीमेंट कर लेना चाहिए ना। तो आपको बता दें, हम जो मेडिसिन लेते हैं ना, उनका मेडिसिन का भी कितना इफेक्ट होना है, वो भी इसी हार्मोन पर रेस्पॉन्सिबल होता है। मेडिसिन का इफेक्ट कितना होना है, ठीक है। 2% बीमार हुए, सेम डिजीज से सफर्ड है, कोरोना देख लो, एक आदमी निपट गया और एक बच गया, ठीक है। एक महिला, एक लेडी थी, अगर आपने आर्टिकल पढ़ा हो, होप सो, ठीक है, केवल उसके 5% लंग्स बचे। कितने? हाँ, पढ़ा था आपने न्यूज में, 5% लंग्स बचे। और मैं आपको बता दूं, जिसके 45% लंग्स भी खराब हुए ना, 45 छोड़ो, 35% भी खराब हुए, वो मर गया, वो बचा ही नहीं। उसके केवल 5% बचे, 95% लंग्स खराब हो गए। वो महिला कोरोना से बच गई। बोलो, यहां से मन के हारे हारे, मन के जीते जीते, जिन्होंने वहां हिम्मत ही खो दी, वो फिर बच ही नहीं पाया। यही तो हुआ था, कहते थे बोले कि यार कोरोना में जो हॉस्पिटल पहुंच गया वो निपट गया। क्यों? क्योंकि रोज डेड बॉडीज उठते हुए देख रहा था, ना तो उसका कोई फैमिली मेंबर उसके पास था। ठीक है, आप आज ही आए बेटा? कल कल भी तो आए थे। आज ही हैं? अच्छा, कोई बात नहीं। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था, क्या नाम है आपका? आर्यन। मुझे लगा आप कल भी बैठे थे। कौन बैठा था कल फिर? नहीं, वो तो ये रहना है यार, ऐसे क्या कर रहे हैं? ये आपके नाम ले रहा है ये तो। नहीं नहीं, एक और भी बैठे थे ना कल। वहां पे बैठे थे, यहाँ पे बैठे थे, आप थे एक तो। अच्छा, पसंद नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। तो कुल मिला अच्छा, डॉक्टर नहीं बोलता है?
कि आराम करो, दवाओं के साथ दुआओं की जरूरत है। ठीक है, तो डॉक्टर की इस बात में क्या था, रेस्ट करेगा हार्मोन एक्टिवेटेड रहेगा, टेंशन लेगा हार्मोन क्या होगा, डीएक्टिवेटेड रहेगा, चिंता में हार्मोन कम काम करेगा, दवाइयां इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब कई व्यक्ति जीने की आस छोड़ दें, बहुत सारे ऐसे केसेस है मेडिकल साइंस में, और मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूं, वो जो मैंने कोरोना वाला बताया। ठीक है, बकायदा फ्रंट पेज पे उस वो गांव की थी महिला, उस महिला की फोटो आई है, छोटा सा कोटेशन आया उसका, बहुत इंस्पिरेशन वाली बात है कि जिसके 5% लंग्स बचे वो भी सफर कर गया, मतलब उससे जी गया, बच गया। इम्पॉसिबल, नामुमकिन। तो ना चाहते हुए भी न्यूज़पेपर को फ्रंट पेज पे उसकी फोटो देनी पड़ी, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ थी भाई, सीधी सी बात है। और हमारे साथ यही हुआ था कि हमारे कई सारे रिलेटिव या कई सारे नेबर्स या कई सारे मिलने वाले हॉस्पिटल में एडमिट करा, मेरे फ्रेंड के फादर एडमिट कराया। ठीक है, फैमिली जा नहीं सकती थी, रिस्ट्रिक्टेड थे, आइसोलेटेड थे, तो वो डेली डेड बॉडी निकलते हुए देखते हॉस्पिटल से, तो मेंटली स्ट्रेसफुल हो गए। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, बॉडी वीक होती चली गई और खत्म, ये हुआ। ठीक है, चलो, तो ये होता है। ठीक है, तो दवाओं के असर हेतु उत्तरदायी, इसलिए डॉक्टर कहते हैं अच्छा खाओ और टेंशन से दूर रहो। ठीक है, हम भी तो कह देते हैं, बोले यार बीमार हो रहा है इसको टेंशन मत देना, नहीं देते ना, क्यों नहीं देते, क्योंकि ये हार्मोन सीक्रेट होते रहना चाहिए और दवाएं प्रॉपर इफेक्ट करती रहनी चाहिए। समझ में आ गई बात? चलो, ये हो गया, आगे सॉरी। नहीं उसमें, हाँ वो उसमें रहता है। ठीक है, वो बोला फियर फाइट एंड फ्लाइट, वो अलग आएगी। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, केवल अबे किताबी कीड़े, ये तो क्या कथा चल रही है यहाँ पे, भगवत पुराण सुन रहा हूं मैं। नमन करते हैं। चलो आगे चलते हैं, अगली अगली ग्लैंड कौन सी है? अच्छा, एक नोट और बता देता हूं, इसी से दो हार्मोन और सीक्रेट होते हैं, किताबों में पढ़ोगे तो दो हार्मोन और मिलेंगे, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, याद रखना, वो हार्मोन सीक्रेट तो पिट्यूटरी करती है, लेकिन उसको फॉर्मेशन करने का काम कोई और ग्लैंड करती है। फॉर्मेशन, ये जितने भी हार्मोन्स हैं इनकी फॉर्मेशन खुद कौन करती है? पिट्यूटरी। और सीक्रेट भी कौन करती है? पिट्यूटरी। लेकिन दो हार्मोन जो मैं बात कर रहा हूं वो सीक्रेट ये करती है, थैंक यू, और फॉर्मेशन कौन करती है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलो, आप बुक्स में पढ़ो तो कहीं बोलो कि सर, तो यहां पर एक नोट लिख लो भाई, नोट नीचे लिख लो। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन और दूसरा नाम क्या है? एंड वैसोप्रेसिन। हार्मोन formed by hypothalamus gland, पहले इंग्लिश में लिख लो, formed by hypothalamus gland and secrete through pituitary. Hypothalamus and secrete through pituitary. Secrete through pituitary. अब हेडिंग लिखो हाइपोथैलेमस, सॉरी, हाँ तो हाइपोथैलेमस में पढ़ रहे हैं ना हम, दोनों के जिससे बनते हैं उसी में पढ़ेंगे ना, इसलिए केवल नोट लिखा है, कहीं आप बुक में देखो तो कंफ्यूज हो जाओ, बोले सर ने तो हमें बताया ही नहीं था, इसलिए मैंने बता दिया। हम पढ़ेंगे उसमें जिस जो बनाती है। बुक्स में इन सेवन के साथ दो और लिखे होते हैं, टोटल 9 हार्मोन्स लिखे होंगे।
ठीक है, चलिए हेडिंग लिखो हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हिंदी में क्या लिखा? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन का निर्माण हाइपोथैलेमस से और स्त्रावण पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। निर्माण हाइपोथैलेमस से और स्त्रावण पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन का निर्माण हाइपोथैलेमस से और स्त्रावण पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। सबसे पहले तो इसके अदर नेम की बात कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोले तो हेडमास्टर ग्लैंड। यस। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्यों बोलते हैं? मिड ब्रेन में ही है वो तो, मिड ब्रेन में भी इसका पार्ट होता है वो तो। अभी तो हम नहीं, हेडमास्टर क्यों बोला? क्योंकि ये पिट्यूटरी को रेगुलेट करती, कंट्रोल करती। पिट्यूटरी कौन थी? मास्टर ग्लैंड, और उसको रेगुलेट कर रही है, इसलिए मास्टर ग्लैंड की मास्टर कहलाई है। तो मास्टर की मास्टर ग्रंथि इसको बोलते हैं। समझ में आ रही है बात मेरी? ठीक है। और मास्टर का मास्टर कौन होता है? हेड मास्टर। स्कूल में नहीं होता था प्रिंसिपल हेड मास्टर साहब? यस और नो? टीचर्स, और टीचर्स को रेगुलेट कौन करते हैं? हेड मास्टर्स। ब्रेन में ही स्टार्टिंग में लिखा है, तीनों ही ब्रेन में। ये ब्रेन का पार्ट भी है हाइपोथैलेमस। जब हम ब्रेन पढ़ेंगे ना, सेगमेंट नर्व सिस्टम, तब भी पढ़ेंगे। ब्रेन का पार्ट भी और ग्लैंड एज अ ग्लैंड भी काम करती, दोनों है ये। ठीक है, चलो बात करें। कुछ लिखाने की जरूरत तो नहीं है, या लिखाऊं? लिख लेना चाहो तो। क्योंकि पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करती है, बिकॉज इट रेगुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड, बिकॉज इट रेगुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड। बिकॉज इट रेगुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड। चलो अब इसकी बात करें तो इससे दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। फर्स्ट वन इज, मतलब फॉर्म्ड होते हैं हार्मोन्स, फॉर्म्ड। कौन कौन से हार्मोन बनाती है ये? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और दूसरा कौन सा है? वैसोप्रेसिन हार्मोन। इस पर रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कितने रेलवे वाले, जरा हाथ ऊपर कर। है कोई रेलवे क्वेश्चन बैंक वगैरह प्रेफर करते हो? नहीं करते हो? क्या करते हो? हाँ, क्या करो? अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, देखे मतलब? अच्छा, बुकलेट लाओ, ठीक है, उसमें देखो। ठीक है, मैं तो बकायदा क्वेश्चंस बताता हूँ, एक बार अभी तो टैली करो। ठीक है, और वो तो जनरल जो मुझे याद आ जाता है, कई सारे तो याद ही नहीं आते, लेकिन आप देखोगे तो आपको पता पड़ जाए।
ठीक है, लाओ अपनी बुक्स लाओ, जो भी आप प्रेफर करते हो, एसएससी हो या रेलवे हो, तो आप अपनी बुक्स लाओ, बुकलेट्स में इस क्वेश्चन सॉल्व करो, टॉपिक होते जा रहे हो, टॉपिक वाइज लाना, लानी हो तो। क्वेश्चंस कैसे लाओगे? टॉपिक वाइज, टाइम वेस्ट नहीं होता। हाँ हाँ, मतलब जो जैसे हमने बोन्स वाला पढ़ लिया, तो आप बोन्स के क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, आप क्या नाम से, जैसे ग्लैंड्स वाला पढ़ा तो ग्लैंड्स के क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को हम इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं, या मिल्क रिलीजिंग बोल सकते हो इसकी जगह, मिल्क रिलीजिंग हार्मोन, इसको कह दो मिल्क रिलीजिंग हार्मोन, या मिल्क इजेक्शन भी बोल सकते हो, मिल्क रिलीजिंग, हिंदी में दुग्ध निष्कासन हार्मोन। पीएच पर, इस पर, ऑक्सीटोसिन पर, आरएसएम एसएसबी में क्वेश्चन आया, रेयर मतलब राजस्थान वैकेंसीज में। मैंने कहा साइंस राजस्थान और वो कुछ नहीं होता है, साइंस तो साइंस है, सीधी सी बात है, चाहे वो किसी में भी आए, क्वेश्चन क्वेश्चन है, आपको तो प्रिपेयर करना है, ये समझ लो। हाँ तो वही है मेरे क्लियर। मैंने कहा ना, क्वेश्चंस कोई भी हो, चाहे वो आपको आपको कोई पेपर हाथ लगता है, चाहे वो राजस्थान वैकेंसीज का हो, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, या राजस्थान की, तो आपको तो साइंस तो सबकी क्रैक करनी चाहिए, सॉल्व करने चाहिए, क्वेश्चन देखने चाहिए, केवल एक पर नहीं। क्या हो गया? वो फॉर्मेशन है, ये रिलीजिंग है, दोनों में डिफरेंस है। वो फॉर्म करता है केवल, ये रिलीज करता है, यानी बेबी फीडिंग के लिए ब्रेस्ट ग्लैंड से मिल्क रिलीज करने का काम इस हार्मोन का है। और इसीलिए गाय भैंसों में इसी के इंजेक्शन लगाते हैं, जिनके कैटल फार्मिंग होती है ना, वो इसके इंजेक्शंस लगाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉमर्शियल पर्पज से मिल्क ऑप्टेन कर सके। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसका नाम पड़ गया मिल्क रिलीजिंग हार्मोन। समझ में आ रही है? ठीक है, तो बिकॉज ये कार्य करता है, ठीक है, बेबी फीडिंग के लिए। और यहीं पर याद रखना, गाय भैंसों में, मतलब कैटल्स में, ये मिल्क ज्यादा अमाउंट में मिल्क ऑप्टेन करने के लिए, ज्यादा प्राप्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अब इंडस्ट्री है भाई, मिल्क इंडस्ट्री है ये, ठीक है, बिजनेस है ये। अब बिजनेस है तो सीधी सी बात है, आजकल बिजनेस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग जानवरों को अपने फैमिली मेंबर जैसे समझते हैं, कुछ केवल उनको उसी अकॉर्डिंग वे में ट्रीट करते हैं, तो उससे फिर इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं उनको। ठीक है, तो आगे जाके फिर ये क्या होता है, ये नर्व सिस्टम पे अटैक कर देता है हार्मोन, नर्व सिस्टम, ब्रेन, धीरे धीरे बुढ़ापे में, तो जानवरों को ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है, नर्व सिस्टम पे अटैक कर देता है, दिमागी इम्बैलेंसमेंट, मानसिक असंतुलन जिसे बोलते हैं, मेंटल डिसऑर्डर, उन जानवरों को हो जाती है बाद में। ठीक है, और क्या करता है ये? अच्छा, ये तो फीमेल में हो गया। अभी फीमेल में एक और काम है इसका, दिख रहा है सभी को?
और क्या करता है ये, इसको बेबी बॉर्न हार्मोन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बेबी बॉर्न हार्मोन। हिंदी में लिखूं? बच्चा जन्म हार्मोन, शिशु जन्म हार्मोन, शिशु जन्म हार्मोन। यानी बेबी की नॉर्मल डिलीवरी हेतु रेस्पॉन्सिबल। अगर ये हार्मोन सिक्रेट हुआ 6-7 महीने के बाद तो बेबी की डिलीवरी नॉर्मल होती है, अदरवाइज सर्जरी। और ये कब होगा? जब वो वुमन क्या होगी? वो मदर वर्किंग वुमन होगी, यानी कामकाजी महिला। और हमारे समाज में तो ऐसा ही नहीं। 6-7वें महीने में तो महिला कहाँ जाती है? घर। मतलब मैं जा रही हूँ कहाँ? घर। बोल क्यों? या काम करना पड़ता है। कहीं रिकॉर्डिंग सुना दे, है ना? हाँ, लेकिन हकीकत है भाई। ठीक है, लेकिन गांव में आज भी वो महिलाएं वहीं काम करती हैं। तो आप देखना गांव में आज भी नॉर्मली होती है मोस्ट ऑफ केसेस में। और शहरों में ये चीजें कम हो गई। अभी कुछ टाइम पहले आर्टिकल आया था, उसमें आया था, आजकल पढ़ा था। हाँ, मैंने पढ़ा था। मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूँ भाई, मेरी चाय नहीं उतरती न्यूज़पेपर की भी, आप ये समझ। इसलिए तो मैं हर बार कुछ चीज़ों को लाइफ से रिलेट्स करता रहता हूँ। हाँ, ठीक है ना। तो कुछ समय पहले आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में कि अब इत, हाँ, मतलब इतना टाइम दिया था कि इतने टाइम में इतनी महिलाओं की डिलीवरी सर्जरी से हुई। कारण था काम ही नहीं करती। काम नहीं करती मतलब वर्किंग कम हो गई, बॉडी रेस्ट। और जबकि डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं? ठीक है चले जाओ, कितने का बहुत सारे एरोबिक सेंटर्स पे, ठीक है, वहाँ पे शाम को प्रेग्नेंट लेडीज एरोबिक्स करते हुए मिल जाएंगी। प्रेगनेंसी की अलग एरोबिक्स होती है ना, तो वो एरोबिक्स कारण क्या है? इस हार्मोन की रिलीजिंग। तो अगर एक्सरसाइज करेंगी प्रॉपर तो ये हार्मोन रिलीज होगा, नहीं करेगी तो बेबी की डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी। और इसीलिए आज के केसेस में शहरों में तो ये चीजें कम हो चुकी है। समझ में आई बात? अरे यस। हम्म। तो द नाइल्स खा ले। यस। बैठे बैठे पता नहीं क्या है, मियोनीज और सॉस सॉस मंगाओ तू। चलो आगे चलते हैं। आगे आगे समझ में भाई? अच्छा, मेल में तो कुछ काम नहीं कर रही है सर ये। अच्छा, जितने हार्मोन्स पढ़ा रहा हूँ वो फीमेल में भी है, मेल में भी, याद रख लेना। लेकिन मेल में ये काम क्या करता है? चिंता को कम करने का काम करता है। टेंशन, स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन। मतलब स्ट्रेस रिलीजिंग तो इसको नहीं बोलते हैं, स्ट्रेस हाँ रिलीजिंग। कहते सुना होगा आपने एक डायलॉग, कहावत, चिंता चिता के समान है। वही, जितनी चिंता करेगा उतना ही उसको कम करने के लिए, टेंशन को कम करने के लिए हार्मोन रिलीज होगा। समझ में आ रही है? ठीक है। और वैसे ऑक्सीटोसिन जो है ना, ऑक्सीटोसिन एक कैसा सब्सटेंस है? पॉइजनस सब्सटेंस है, समझना। ये और कहानी है। ऑक्सीटोसिन क्या है? हार्मफुल है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं चिंता चिता के समान है। तो मेल ज्यादा चिंता करता है तो फिर ये ज्यादा सीक्रेट होगा, ज्यादा सीक्रेट होगा तो बॉडी में डेफिशिएंट। फीमेल में तो इसने चार्ज लिया ना भाई, फीमेल में तो इसने चार्ज लिया। और इसीलिए एक लेडी को उस कहते हैं कि बेबी की डिलीवरी जो होती है उसके, वो मदर का सेकंड बर्थ होती है। क्यों? उस समय उस मदर को बहुत सारी बीमारियों से जूझना पड़ता है। माँ को ऐसे माँ नहीं बोलते भाई, सीधी सी बात है। उस बहुत सारी बीमारियों से सफर्ड हुई वो। ठीक है, बहुत सारी तकलीफ झेली, बहुत सारी शरीर मतलब प्रेगनेंसी से पहले बीमारी नहीं थी लेकिन बाद में वो बीमारियां झेलनी पड़ी उसको। कारण था ये हार्मोन आ गया, हार्मोनल इम्बैलेंस में। कई सारी ऐसा भी होता है कि बीमारियां हो, बहुत सारी बीमारियां सही भी हो जाती है, लेकिन जब हो ही नहीं तो बाद में आ भी जाती है। पूरे लाइफ टाइम उनको सफर करना पड़ता। फिर भी माँ तो माँ, बच्चे को तो जन्म देगी, जबकि पता है शरीर को तकलीफ से गुजरना पड़ता है। लेकिन आजकल की माँ भी माँ, करीना कपूर, ठीक है, और कौन, प्रियंका चोपड़ा, सरोगेसी।
ठीक है, पता है ना शरीर को बीमारियों से जूझना पड़ेगा, तो बोले हेडेक ही नहीं रखी है ऐसी। बर्थ देने वाली कोक किसी और की थी। मिमी मूवी देखी क्या? हाँ, तो बस वही तो है थी। वो रियल इंसिडेंस है गुजरात का। मिमी जो मूवी है उसका सेकंड पार्ट भी आ रहा है ना। वो रियल इंसिडेंस है, ऐसा इंडिया में होता था। ठीक है, चलो आगे चले। तो यहां पर मेल में क्या करती है? टेंशन कम करने का काम करती है। मेल में तनाव को कम करने का कार्य। ठीक है, टेंशन को इट वर्क्स टू रिलीज टेंशन इन मेल। अब आ जाओ वैसोप्रेशन। वैसोप्रेशन को सबसे पहले तो इसका अदर नेम क्या है? एडीएच हार्मोन। क्या नाम है इसका? एडीएच। पूरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और मैं कह रहा हूं रेलवे में प्रश्न आया, रेलवे में ये प्रश्न आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज डायूरेटिक सब्सटेंस, या विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट डायूरेटिक। क्वेश्चन इन दोनों में से एक ही था, या तो कौन सा डायूरेटिक सब्सटेंस है या कौन सा नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है डायूरेटिक सब्सटेंस, सुनो। पहले तो ये हार्मोन क्या करता है, तो बॉडी में, शरीर में वाटर बैलेंस का कार्य। इट वर्क्स टू बैलेंसिंग वाटर इनटू द बॉडी। बॉडी में वाटर बैलेंस करना है। आप जानते हो हमारी बॉडी में कितने परसेंट वाटर होता है? 70%, 65 to 70%। और ब्लड में कितने परसेंट वाटर होता है? ब्लड में कितने परसेंट वाटर होता है? 90% वाटर होता है। ब्लड में 90% वाटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेना, पूछने का तरीका है भाई, डिपेंड करता है। पूरी बॉडी में पूछेगा तो 65 to 70% हमारी बॉडी वाटर से ही बनी है। ठीक, जबकि ब्लड कितने से बना है? 90% वाटर से बना हुआ है। अब देखो, बात करें, हमने कहा बॉडी में वाटर बैलेंस का काम कैसे करता है, तो देखो, जब हम एक्सक्रीशन करते हैं यूरिन के समय, तो इस यूरिन में पानी होता है, लेकिन ये हार्मोन क्या करता है, उस यूरिन में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी का वाटर बैलेंस मेंटेन करता है। अगर आप ज्यादा पानी पियोगे तो देखना बार बार यूरिन आएगा। आप कम पानी पियोगे तो यूरिन फॉर्मेशन भी कम हो जाएगी। तो उसमें रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन था? वो यही था। प्रैक्टिकल बता रहा हूं बकायदा। लगातार पानी ज्यादा पीते जाओ, आप देखना बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि पानी एक्सेस बॉडी में आएगा तो पानी ज्यादा निकलेगा। डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है पथरी के टाइम? बोले ज्यादा पानी पियो, खूब पानी पियो, लिक्विड ज्यादा लो, क्योंकि बार बार यूरिन आएगा तो वो पथरी पार्टिकल्स की फॉर्म में कट कर बाहर निकल जाएगी। बात समझ में आ रही मेरी? लेकिन पानी कम पिएगा तो फिर बैलेंस तो करना है ना बॉडी को, तो वो ये हार्मोन सिक्रेट करेगा। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया इसका वर्क। ठीक है, वैसोप्रेशन भी इसी का नाम है, एडीएच भी इसी का नाम। अब इसको एडीएच क्यों बोलते हैं? एडीएच इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका नाम एडीएच इसलिए रखा क्योंकि हम बात करते हैं डायूरेटिक, डायूरेटिक सब्सटेंस या पदार्थ। डायूरेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? चाय, कॉफी, शराब। जो व्यक्ति चाय, कॉफी या शराब, लिकर ज्यादा पिएगा उसको यूरिन भी ज्यादा आएगा। यूरिन ज्यादा आएगा मतलब बॉडी से पानी, आपने कई बार देखा होगा ना, बहुत सारे पियक्कड़ होते हैं, अल्कोहलिक ड्रंकर जो होते हैं, ठीक है, वो जब मतलब कॉन्शियस में नहीं होते हैं तो क्या होता है, अगले दिन प्राण पखेरु। कारण डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, गला सूखने लग जाता है।
कारण क्या है, बॉडी में जब ये सब्सटेंस जाएंगे तो ये इस हार्मोन को कम कर देंगे। सुन लेना गौर से, बॉडी में ये सब्सटेंस अगर ज्यादा कंज्यूम किए तो ये हार्मोन कम हो जाएगा, ये हार्मोन कम हो जाएगा तो यूरिन से पानी किसने का नहीं निकलेगा, ज्यादा निकलेगा, ज्यादा निकलेगा, और बॉडी से पानी निकलेगा तो डिहाइड्रेशन। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए इसका नाम पड़ा डायूरेटिक सब्सटेंस, क्योंकि ये पानी ज्यादा निकालते हैं और पानी को रोकता कौन है, ये हार्मोन, इसलिए इसका नाम हो गया एंटी डायूरेटिक। रिलेट्स कर लिया? अरे समझ में आया क्या? इसका नाम है डायूरेटिक। क्यों बोला डायूरेटिक? क्योंकि शरीर से पानी ज्यादा निकालते हैं ये, क्योंकि शरीर से ज्यादा मात्रा में पानी निकालते हैं। मम्मी कहती है ना बच्चों को चाय नहीं पीनी है भाई, क्यों कहती है? बोले बच्चा काला हो जाएगा। ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है। मैं आपको लाइन खड़े करके बता दूं, जो बचपन से चाय पीते हैं लेकिन दूध जैसे सफेद है ना, तो उनकी मम्मियों ने क्या करा, चाय में कुछ और घोट के पिलाया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बिस्तर गीला करेगा, इन द सेंस यूरिनेशन। तो उसी को रोकने के लिए चाय कॉफी रोक दी उसकी, और शराब तो दूर दूर तक भूल जाओ। वो तो देखो डर और वो कुछ हो सकता है, लेकिन अगर चाय कॉफी पिएगा तो डेफिनेटली करेगा। नहीं, वो तो देखो बचपन में तो नॉर्मल होता है, लेकिन एक्सेस करने का कारण ये होता है। बच्चे थोड़ी बोलते बार बार डिहाइड्रेशन और ये चाय, बोले मेरे को पानी। ठीक है, तो उस सब को रोकने के लिए चाय पिलाते ही नहीं बच्चों को। उसका भी दो कारण होता है, एक यूरिन कॉन्ट्रेक्शन, तो जब यूरिन कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पाता है तो फिर वो यूरिनेशन प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है। और एक होता है, अब उसमें भी कोई कारण हो सकता है, डर लगना भी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं है और उसने जिस दिन चाय कॉफी या लिकर ज्यादा पी ली तो भी हो सकता है। सॉरी, ब्लैडर का साइज नहीं है, किडनी रेस्पॉन्सिबल है बस, क्योंकि ये हार्मोन किडनी में ही वर्क करता है। ये हार्मोन कहाँ काम करता है? किडनी में काम करता है। ठीक है, लिख लेना एक नोट, इट दिस हार्मोन वर्क्स इनसाइड द किडनी। यह हार्मोन किडनी के भीतर कार्य कार्य करता है। दिस हार्मोन वर्क्स इनसाइड द किडनी, दिस हार्मोन्स वर्क्स इनसाइड द किडनी। यह हार्मोन किडनी के भीतर कार्य करता है। दिस हार्मोन वर्क्स इनसाइड द किडनी। चलो आगे समझ में या नहीं? अगला हार्मोन, अगला कौन सा है, अगला बताओ ना। अच्छा, ये दोनों हार्मोन सिक्रेट कौन करेगा? पिट्यूटरी। फॉर्मेशन करने का काम करा, फॉर्मेशन करके इसने उसको दे दिया, बोले अब संभालते रह तू भाई। पिट्यूटरी बेटा, लिखाया था नोट्स। फॉर्मेशन करती है, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है वैसे तो, लेकिन एज अ ग्लैंड भी काम करता है, तो ये बनाकर उसको दे देता है, वो संभालती फिर चार्ज। ठीक है भाई, प्रिंसिपल भी तो यही होता है। प्रिंसिपल कुछ भी इंप्लीमेंट करना हो टीचर्स को जाके बोल देता है जाओ क्लास में ये करो ये करो ये करो। वैसे काम इसने भी किया, ऐसे ही नहीं कहा इसको हेड मास्टर ग्लैंड। आगे चलें भाई, अगली ग्लैंड कौन सी आती? हो गई भाई, हमारा ब्रेन खत्म हो गया, ब्रेन में तीनों ग्लैंड्स कंप्लीट हो गई। अब आते हैं यहां पर थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि। पहले तो कहां होती है? गले में। कैसे आकार की? एच आकार कह दो या बटरफ्लाई शेप। तितली के आकार की। ठीक है, वॉलनट तो खाया होगा ना? हाँ, देखा उसमें एक ऐसा शेप भी निकलता है।
ऐसा शेप दिख जाता कभी, बस ये भी कुछ ऐसी ही शेप की होती है। हाँ, ऐसे शेप की, तो एच शेप की एक ग्लैंड होती है, ठीक है। अच्छा, इस ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट किसके लिए, मतलब पहले तो इसको कंट्रोल कौन करती है, टीएसएच हार्मोन। इसको रेगुलेट कौन करता है, टीएसएच हार्मोन, ठीक है। नियंत्रण, टीएसएच किससे सीक्रेट होता है ये, पिट्यूटरी से, यस और नो, पीयूष से। कहाँ लिखा संधि, ग्रंथि लिखा मैंने तो, ग्लैंड बोला ना इंग्लिश में, इट प्रेजेंट इन नेक, शेप होता है एच शेप और बटरफ्लाई शेप। इतनी गंदी राइटिंग है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद इसका डेवलपमेंट कौन करती है, विकास, डोंट से हु इज विकास, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है आयोडीन। क्या जरूरी होता है, आयोडीन। इसलिए टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, बचपन में आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए, ठीक है। आयोडीन वाले नमक का सेवन करने से क्या होगा, इस ग्रोथ का, इस ग्लैंड का डेवलपमेंट प्रॉपर होगा, ओके और नॉट। आयोडीन इज अ मिनरल, ठीक है। अच्छा, इसका दिस ग्लैंड, आयोडीन रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस ग्लैंड, ठीक है, ये कह सकते हो आप। अच्छा, अब किसी ने नहीं खाया, आयोडीन नहीं मिला, तो क्या होगा उसको, गोइटर, गोइटर, ये स्वेल्ड अप हो जाएगी ग्लैंड, सूज जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अभी तो सारे नमक आयोडीन कंटेंट होते हैं, लेकिन ठीक है, पहले नहीं होते थे भाई। पहले गाँव में ऐसे ही नमक यूज़ किए जाते थे, जो रॉक सॉल्ट नहीं, वो कौन से नमक बोलते हैं, दाने वाले बड़े नमक, ठीक है, वो। लेकिन पहले नहीं करते थे, इसलिए टीवी पे बार बार एडवर्टाइजमेंट आते थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें डिजीज की, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से रोग, डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, कौन सा रोग होता है, गॉइटर, गॉइटर कह दो, गलगंड कह सकते हैं हिंदी में इसको, इसको ही घेंगा भी कहा जाता है हिंदी में, घेंगा रोग, ठीक है। उसमें स्वेलिंग आ जाती है इसकी। अच्छा, ये डिजीज सबसे ज्यादा किसको होती है, हाँ, मेल को, क्यों, कारण, मुझे लगा कुछ और सुनने को मिलेगा। जो, हाँ, हम्म, हम्म, आपने कहा सुना, मैंने सुना है, बोलो, दिखाएं, अच्छा, नहीं, ये सबसे ज्यादा होती है जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं ना लोग, उनको, क्योंकि वो क्या खाते हैं, रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, सेंधा नमक में आयोडीन नहीं होता है, ठीक है। कुछ पूछना है, हाँ बोलो, नहीं, तो सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाकों में,
क्योंकि वो क्या खाते हैं, रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, उसमें आयोडीन नहीं होता मैडम, उसमें नहीं होता, इस वजह से उनको सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और ये किसको नहीं होता है, जो सी फूड खाता है उसको कभी नहीं होता है। तो खाता है यहाँ पे, हाँ, सी फूड। ठीक है, तो समुद्री भोजन खाने वाले या सी फूड खाने वाले को ये कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता, कारण बताना मुझे। उससे क्या हुआ, नमक है, आयोडीन चाहिए यहाँ तो कहाँ से आया, ये तो चलो ठीक है, आयोडीन होता है। उसमें क्या हुआ, सॉल्ट में जरूरी थोड़े आयोडीन हो, क्योंकि ये एसएससी में क्वेश्चन आया है। एक एल्गी होता है जो आयोडीन का निर्माण करता है। कौन होता है, एल्गी, जानते हो एल्गी, काई, जो घर में हरी हरी उगती है वो काई होती है। एक एल्गी होता है जो ओशियन में होता है, उसका नाम है लेमिनेरिया। क्या नाम है, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया नाम का एल्गी जो है वो आयोडीन की फॉर्मेशन करने वाला होता है, ये खुद करता है आयोडीन। और जब इसको सी फूड, मतलब सी फूड जो है खुद सी ऑर्गेनिज्म जो है वो इसको खा लेते हैं, तो उनकी बॉडी में क्या पहुंच गया, आयोडीन। इसलिए सी फूड खाने वाले को कभी भी ये डिजीज नहीं होती है। क्लियर है बात, यस और नो, यस। अच्छा, एक और एल्गी का नाम लिख रहा हूं, क्या नाम है, कोलेरा नहीं, क्लोरेला। कोलेरा तो हैजा होता है, क्लोरेला। ये भी एक एल्गी है। ये जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, अंतरिक्ष यात्री, स्पेस ट्रैवलर, उनको खाने में दिया जाता है। तो अंतरिक्ष में खाने हेतु प्रयोग किया जाने वाला एल्गी कौन सा है, ये है। ठीक है, ये इससे अलग है, पर वो एल्गी का बात आई इसलिए बता दिया। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्रियों हेतु भोजन के रूप में उपयोग। अभी वापस स्पेस में पहुंच गई ना सुनीता विलियम्स, है कि नहीं। सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 354 डेज का, डेज तक स्पेस में रहने का। ठीक है, 300, 354 दिन, हाँ, 354 का रिकॉर्ड था। अब वापस स्पेस में पहुंच गई। नहीं, यूएस से नहीं हूँ, वो रशिया से है शायद, रशिया से, रशिया से है शायद, नासा से है क्या, नहीं शायद, पता नहीं, कंफर्म नहीं, देख लेना। हो गया यहाँ तक, ईयू, यू, यूएसए। हम्म हम्म। वो अलग अलग है एक्चुअली, क्या है, ये जो स्पेस स्टेशन है ना, 5 कंट्री उसका कंट्रीब्यूटेड कंट्रीब्यूशन है। चाइना, रशिया, ठीक है, और इसके अलावा यूएसए, ईयू, यूरोपियन यूनियन, और एक और है। लेकिन अब चाइना इससे अलग हो गया, क्योंकि उसका खुद का स्पेस स्टेशन बन चुका है। इंडिया भी बना रहा है, 2030 तक कंप्लीट कर लेगा मिशन का, टाइम स्पान रखा है। चलो, ये हो गया इसका स्पेस, क्योंकि क्योंकि कारण है ना इसमें, ये फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करता है तो एनर्जी सेगमेंट क्या होगा इसमें, ज्यादा होगा, जिससे एनर्जी मिलती है। खाने से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो अब वहां स्पेस में कम खाने में एनर्जी चाहिए ज्यादा,
तो कम भी खा लो और एनर्जी भी ज्यादा मिल जाए, तो इसलिए ये दिया जाता है। ठीक है, चलो ये तो हो गई बात किसकी, इसके डेवलपमेंट और इसके। हाँ, अब हार्मोन की बात करते हैं। हार्मोन, इससे दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक होता है T3, एक होता है T4। T3 को कहा जाता है ट्राई आयोडो थायरोनिन। ट्राई आयोडो थायरोनिन। और इसको कहा जाता है टेट्रा। भाई तीन को क्या बोलते हैं, ट्राई, और चार को क्या बोलते हैं, टेट्रा। तो टेट्रा, इसी को ही बोलते हैं थायरोक्सिन आयोडो थायरोनिन। यहां पर जो ट्राई आयोडो थायरोनिन होता है, इसको थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। और इसको बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। T3 और T4 शॉर्ट में याद रखें, दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। कौन से, T3 और T4। T3 को क्या बोलते हैं, तीन है इसलिए ट्राई, और उसमें चार है इसलिए टेट्रा। तो ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन। हिंदी मीडियम, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, लिखना पूछना हो तो पूछ लेना, कैसे लिखते हैं तो बता दूंगा। ठीक है ना, कुछ भी हो तो बोल देना भाई, बोलोगे तभी लिखूंगा। ठीक, अब काम क्या करते हैं ये, T3। T3 एज अ विटामिन डी काम करता है। हाँ, T3 विटामिन डी की तरह काम करता है, बोन्स को स्ट्रांग बनाने का काम करता है, बोन्स को स्ट्रांग बनाने का काम करता है। ठीक है, बॉडी में। चले आगे। और T4 जो है वो मेन फंक्शनिंग करता है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके T4 से ही आएगा। ये तो वर्बल है, ठीक है, बहुत रेयरली आता है, इससे आया होगा या आएगा, लेकिन आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन किससे आएगा, T4 से। तो मेन यही है आपके यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, कई सारे हार्मोन है जो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, वो हमारे काम के नहीं है फिलहाल। ठीक है ना, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्पॉन्सिबल, मतलब कंपलसरी है, हम वही पढ़ रहे हैं। वरना मैं आपको पिट्यूटरी में तीन और हार्मोन बता सकता था, लेकिन ना तो आपको उसको बुक्स में मिलता, आपकी जनरल कॉम्पिटेटिव बुक्स में, ना हमारे लिए कंपलसरी है, वो नहीं पूछे जाएंगे। वो डिटेल सेगमेंट में चले जाते हैं, वो लेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं या हेल्पफुल होते हैं, यूं भी कह सकते हो। इनको हेल्पफुल होते हैं, लेकिन मेन इन्हीं के बारे में क्वेश्चन आता है, और प्रीवियसली पूछा भी इन्हीं के बारे में। ठीक है, आगे देखो। तो सबसे पहले T3, शरीर में विटामिन डी, विटामिन डी क्या करता है भाई, बोन्स को मजबूत बनाता है। हाँ, it helps to strong the bones as the vitamin D. It helps to provide strongness to the bones as vitamin D. अब ये तो हो गया इसका सिंपल सा वर्क, इसको छोड़ दो। मैंने कहा ज्यादा कोई कंपलसरी है नहीं, पढ़ोगे तो भी चलेगा, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। बस ये पूछ लेता कौन से हार्मोन होते हैं, दो हार्मोन। अब आते हैं मेन जो है, वो है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन,
इसी को T4 भी बोलते हैं और इसी को टेट्रा आयोडो थायरोनिन भी कहा जाता है। आप कॉमनली यही नाम पढ़ते हो, थायरोक्सिन हार्मोन, बुक्स में। ठीक है, ये क्या काम करता है? मैं कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हार्मोन। ठीक है ना, आप कोई भी एग्जाम पेपर उठाकर देख लो, इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो ये क्या करता है? बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस, शरीर में उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण। इट कंट्रोल मेटाबॉलिक प्रोसेस इनसाइड द बॉडी। तो क्वेश्चन क्या आता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट कौन करता है? तो वो T4 करता है। अब क्या होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस? क्या होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस, कोई बताएगा भाई? सुना तो होगा आपने, नाम तो है, उपापचयी क्रियाएं। नॉट पाचन क्रिया, रिलेट्स है लेकिन पाचन क्रिया तो नहीं है प्रॉपर। रिलेट्स है ना, मैंने बोला ना। देखो, जब बॉडी में कोई चीज बनती है और कोई चीज टूट जाती है, फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन, फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन प्रोसेस इनसाइड द बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिक सिस्टम। बनने और टूटने की प्रक्रिया, फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन प्रोसेस इनसाइड द बॉडी इज नोन एज व्हाट? मेटाबॉलिक प्रोसेस। समझ में आई क्या बात मेरी? कुछ चीज बन रही है और कुछ चीज टूट रही है। अब क्या बन रहा है क्या टूट रहा है वो देख लेते हैं। तो सुनो, देखो, जब कुछ चीज टूटती है तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? नहीं, उल्टा बोल रहा हूं, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। और कुछ चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। नाम सुना होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं अपचाई और इसे बोलते हैं उपचाई। यानी कुछ चीज बनने को अपचाई, कुछ चीज टूटने को उपचाई। तो सुनो भाई, जब हमने खाना खाया तो खाने से हमारी बॉडी क्या मिली? एनर्जी। एनर्जी कैसे मिली? तो यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्ब्स बोले तो ग्लूकोज, किसके कांटेक्ट में आता है? ऑक्सीजन। और क्या देता है शरीर को? दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। समझ में आई क्या बात? अरे बॉडी को एनर्जी किससे मिल रही है? कैटाबॉलिज्म प्रोसेस से, मतलब उपचाई से। और इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिल गई, लेकिन जो अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज था उसका क्या हुआ? एक्स्ट्रा ग्लूकोज का क्या हुआ? वो बॉडी में अक्यूमुलेट हो गया। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं होता बेटा बॉडी में। ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होता। अगर एब्जॉर्ब ही होता तो घर जाके एक ग्लूकोन डी का डब्बा नहीं खोल लेते? बोले पी जा सारा। बोले ग्लूकोन डी पीने से एनर्जी मिलती है तो फिर पूरा चार पांच स्कूप पी लिया तो फिर तो शक्तिमान बन गए। एक होता है मैन, एक होता है सुपरमैन। तो सुपरमैन थोड़ी बनना है, बनोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो बॉडी क्या करती है, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है ताकि बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाए। समझ में आ रही है बात मेरी? और उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। क्या बोलते हैं? तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन में।
तो जब बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होती है तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, और जब बॉडी में ग्लूकोज टूटता है तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। कौन सा कंस्ट्रक्टिव हुआ और कौन सा डिस्ट्रक्टिव हुआ? दिस इज वाई कंस्ट्रक्टिव, टूट रहा है ना ग्लूकोज। दिस इज डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी। पढ़ाया था ना मैंने जब हमने बोन्स पढ़ा था, तो ये तोड़ने का काम कर रहा है ग्लूकोज को, इसलिए डिस्ट्रक्टिव हुआ। तो ये डिस्ट्रक्टिव बोले तो विनाशकारी। भाई डिस्ट्रक्टिव केवल नाम दिया गया है प्रोसेस को, ये बॉडी के लिए डिस्ट्रक्टिव नहीं है, रियल में बॉडी के लिए विनाशकारी नहीं है। और ये क्या है? सृजनकारी, कंस्ट्रक्टिव। बॉडी में यो समझो, बॉडी में, हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट अक्यूमुलेट नहीं हो सकता है, तो कार्बोहाइड्रेट को इस फॉर्म में बदल देता है, फिर वो बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाता है। अरे खाना कब खाया आपने? आज खाया क्या? मॉर्निंग में खाया, ओके। कई बार ऐसा हुआ जब रात को खाया फिर नहीं खाया, अगले दिन खाया? अगले दिन मतलब शाम को? नहीं हुआ, देख के लगता भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, है ना, भाई कैपेसिटी नहीं है ना। ठीक है, फास्ट करते हैं तब क्या होता है? कुछ लोग करते हैं कि शाम को खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं अब तो नेक्स्ट डे ही खाएंगे। होता है नहीं होता है? तो उसको एनर्जी कहाँ से मिली? बॉडी में ग्लूकोज एब्जॉर्ब, मतलब अक्यूमुलेट था, लेकिन वो ग्लूकोज नहीं था, वो ग्लाइकोजन था। वो ग्लाइकोजन वापस किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में, फिर वो बॉडी को एनर्जी देता है। मोदी जी क्या कहते हैं, 9 दिन अखंड नवरात्रि करते हैं वो, खाना नहीं खाते वो। अब ये मत बोलना कि सर आपको बताया था क्या, नहीं, जग जाहिर है, पूरे जग को बताया है ना। तो खाना नहीं खाते हैं, तो खाना नहीं खाते तो बॉडी को एनर्जी किसे? अरे आपकी मम्मी से जाके पूछ लो आप एनर्जी कहाँ से लेते हो, तो मम्मी कहेगी जब जिस दिन फास्ट होता है उस दिन एक नई एनर्जी बॉडी में मिलती है, क्योंकि बॉडी में जो अक्यूमुलेटेड ग्लाइकोजन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज में, फिर उससे एनर्जी मिल रही है। वरना ऐसी हालत हो जाएगी, यूं आओगे आप। लेकिन ऐसा नहीं होता, समझे कि नहीं? हमारे जैसा व्रत कर ले तो ऐसा लगता है एहसान कर दिया, है कि नहीं? बोले आज मेरा व्रत है, आज कोई काम नहीं। तो वो तो इंडियन सोसाइटी के, इंडिया में व्रत करने का मतलब नया ही द्वार खोल लेना। ठीक है, तो देखो हर चीज के कुछ साइंटिफिक रीजंस होते हैं, ठीक है? वो आप इसलिए करते हो, लेकिन साइंटिफिक रीजन है, हर चीज का रीजन है कि फास्ट इसलिए बनाएगा उसका, ठीक है? चलो बात समझ में आ गई क्या? ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है? अभी बता दूंगा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है, डोंट वरी। तो ये होगा कंस्ट्रक्टिव, ये होगा डिस्ट्रक्टिव, और इसको रेगुलेट कौन करता है भाई? थायरोक्सिन हार्मोन। तो आपसे सिंपली क्वेश्चन इतना पूछेगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो क्या बोलोगे? थायरोक्सिन। ठीक। अब अब डिजीज की बात कर लेते हैं। रोग, डिजीज, इस हार्मोन से कौन कौन सी डिजीज होती है, देखो भाई। देखो या तो T4 हार्मोन क्या हो जाए, या T4 हार्मोन क्या हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए, या कम हो जाए। अब ये भी कहानी किसमें हो सकती है, या तो ये चाइल्ड में और एडल्ट। अगर एडल्ट में
ये हार्मोन कम हो जाता है तो एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम है क्या नाम है? क्रिटनिज्म। क्रिटनिज्म बोले तो मंद बुद्धि। बच्चा कैसा हो जाएगा? मेंटली डिसेबल। क्या बोलते हैं? हाँ, मोर मंद बुद्धि, जड़ मानव। कुछ लोग बोलते हैं, बोले बुद्धि बुद्धि घुटने में है क्या? तो वो कुछ ऐसी कहानी हो जाती है, ठीक है। बच्चों की बोल रहा हूं मैडम, कहते हैं बोले इसका एक स्क्रू ढीला है। बचपन में अगर बेबी को आयोडीन प्रॉपर ना मिला तो, और ज्यादा मिल गया तो भी समस्या है, ठीक है। फिर यहां पर बात करें तो कौन सी डिजीज होती है? मिक्सोडीमा। क्या नाम है? डीमा, मिक्सोडीमा। और यहां पर बात करें तो एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर। या इसको बोलते हैं, इस डिजीज का ही नाम है हाइपो थायरोडिज्म। इसका नाम है हाइपर थायरोडिज्म। एक बीमारी का नाम है हाइपोथायरोडिज्म और एक बीमारी का नाम है हाइपोथायरोडिज्म। देखो, जब हार्मोन कम हो जाता है तो कम को क्या बोलते हैं? हाइपो। कभी कभी हमने नहीं बोला किसी को, गुस्से में जो ज्यादा होता है, बोले ज्यादा हाइपर मत हो भाई, डाउन। हाइपर मतलब इंक्रीज होना, और हाइपो यानी डिक्रीज होना। समझ आ रही है क्या भाई? अच्छा, अब सुनो, इसको डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। आपने देखा होगा हमारे घर में कोई भी रिलेटिव, कोई बड़े बुजुर्ग, ठीक है, कुछ कहते हैं यार मैं बहुत कम खा रहा हूं लेकिन फिर भी बॉडी वेट गेन हो रहा है, शरीर फूल रहा है, ठीक है। या फिर कुछ लोग कहते हैं बहुत खाते हैं तो भी बॉडी श्रिंक हो रही। कितना खाते हो? हाँ, तो कई बार फिर क्या कहते हैं, बोले कि यार, बोले खाना खाया कर, तो बोले मैं तो खूब खाता हूँ, लगता ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर थायराइड टेस्ट कराओ या डॉक्टर के पास चले जाओ। डॉक्टर सीधा सबसे पहला क्या लिखेगा? थायराइड टेस्ट लिखेगा। अगर वेट फूल रहा है, कम खा रहा है तो भी वेट फूल रहा है, या बॉडी श्रिंक हो रही है जबकि ज्यादा खा रहा है, तो डॉक्टर सीधा थायराइड टेस्ट लिखता है, क्योंकि इन दोनों में से कोई सिम्टम्स हो सकते हैं, हो सकते हैं बोला, कंफर्म नहीं बोला। तो अगर ये हार्मोन कम हो गया तो क्या होगा? मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, स्लो या फास्ट? अरे हार्मोन कम हो गया, पहले तो कर क्या रहा था, फास्ट कैसे हो जाएगा यार? ये मेटाबॉलिक सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है। अगर हार्मोन कम हो गया तो मेटाबॉलिक सिस्टम रेगुलेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और मेटाबॉलिक सिस्टम रेगुलेट नहीं होगा, बोले तो मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाएगा तो जो ग्लूकोज है वो बॉडी को एनर्जी नहीं दे पाएगा, और बॉडी को एनर्जी नहीं दे पाएगा तो शरीर क्या हो जाएगा? फूलने लगेगा। और शरीर फूलेगा तो थकान क्या होगी? ज्यादा होगी। ये हो गए सिम्टम्स भाई। आपको तो डिजीज याद रखनी है, वो तो आपके लिए लिख रहा हूं मैं। फिर यहां पर ये इंक्रीज हो गया हार्मोन तो मेटाबॉलिक सिस्टम फास्ट हो जाएगा। फास्ट हो जाएगा तो क्या होगा? मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। मेटाबॉलिक प्रोसेस इंक्रीज होगा तो शरीर क्या होगा?
दुबला पतला, ये तेजी से काम करेगा ना, शरीर दुबला हो जाएगा। कितना भी खा ले क्या हो जाएगा, शरीर श्रिंक होने लगेगा। और शरीर दुबला होगा तो आंखें क्या हो जाएगी, अंदर आएगी बाहर जाएगी, आंखें बाहर आने लग जाएगी। ठीक है ना, स्वेल्ड हो जाती है। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हैं ये। हाँ, दोनों में कॉमन है इस वजह से। कई लोगों की क्या होती है, बचपन में ऐसा होता है ना, तो परमानेंट ही आंखें बाहर आ जाती। इरफान खान को देख लो, आंखें बाहर आने का मतलब समझे, सूजी भी लगती है, स्वेल लगती है हमेशा। अरे भाई खामोश, सॉरी, दोनों के लिए, इसलिए कॉमन लिखा। समझ आया। अब इजी है, यही ये बीमारी थी थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट, मिक्सोडीमा, क्रिटनिज्म, वहां पर मिटिगेट्स, साइमन, और एक कौन सी थी, गिगेंटिज्म, और एक थी एक्रोमिगेली। याद रखना, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, चलो ये हो गए हमारे कौन से। अच्छा, एक होता है सुसाइड ऑफ थायराइड या हाशीमोटो डिजीज, नाम सुना होगा आपने, हाशीमोटो डिजीज। एग्जाम क्वेश्चंस डिस्कस करो, आपको पता पड़ जाएगा। जरा क्वेश्चन आया हुआ है, हाशीमोटो डिजीज रिलेट्स टू विच ग्लैंड, आंसर क्या आएगा, थायराइड ग्लैंड। हाशीमोटो डिजीज, हिंदी में हाशीमोटो रोग। या इसी को बोलते हैं सुसाइडल ऑफ थायराइड। थायराइड की आत्महत्या। क्या होता है भाई, सुनो, जो लोग आयोडीन ज्यादा लेते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ आयोडीन, या फिर सेक्स मेडिसिन, या फिर एक और कॉज होता है ना, हाँ, दवाएं, मेडिसिन। इनके कारण क्या होता है ना, बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी बनने लगती है। सुन लो कहानी, क्वेश्चन आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, सिंपल सा क्वेश्चन क्या होता है, हाशीमोटो डिजीज का रिलेशन किससे है। तो मैं आपको बता रहा हूं हाशीमोटो होता क्या है। जब किसी ने आयोडीन ज्यादा लिया, मेडिसिन ज्यादा खा ली, या सेक्स मेडिसिन ये सब ली, तो उससे क्या होगा, बॉडी एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करने लग जाती है, एंटीबॉडी बनाने लग जाती है, और वही एंटीबॉडी इस थायराइड ग्लैंड को क्या कर देती है, खत्म करने लग जाती है, धीरे धीरे काम इसका कम करने लग जाती है, और इसी को बोलते हैं सुसाइडल ऑफ थायराइड्स। समझ में आ रही है। ठीक है, लेने से शरीर में एंटीबॉडी की संख्या बढ़ने लगती है। आया था ना कुछ टाइम पहले, डॉक्टर्स को सजेस्ट किया, डॉक्टर्स आजकल देखना नॉर्मल एंटीबॉडीज नहीं देता बच्चों को, या डॉक्टर्स क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज 3 दिन से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, और सच में हार्मफुल होती है। कुछ लोग खुद घर के डॉक्टर बनते रहते हैं, तो आपको बता दो एंटीबॉडी लेना शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है। और यही हुआ था कोविड में, कई लोगों के साथ तो ऐसा हुआ, एंटीबॉडीज डोज काम ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शरीर में उन्होंने ऑलरेडी इतने एंटीबॉडीज लिए थे उससे हाई पावर के, कि वो एंटीबॉडी काम ही नहीं कर पा रहे। ये और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी इंडिया में डॉक्टर्स को। तो इसलिए डॉक्टर क्या कर रहे थे, ये वाली नहीं, ये वाली दे के देख,
ये वाली नहीं, ये वाली देखे देख, यही चल रहा था और क्या चल रहा था, क्योंकि ट्रीटमेंट तो प्रॉपर था ही नहीं हमारे पास, ये प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए उसके बाद सर्वे किया गया, मतलब रिसर्च हुई और फिर बाद में फाइनली कहा कि एंटीबॉडी, अननेसेसरी एंटीबॉडी ना ले। ठीक है, हर किसी को नाम याद होने लग गया एंटीबॉडी का, एजिथ्रोमाइसिन, बोले बीमार हो गए, बोले खराश हो रही है, बोले बीमार हो गए, एजिथ्रोमाइसिन लिया जाके। ये कोई बात होती है? आप बिना प्रिस्क्राइब करे एंटीबॉडीज ना लें, क्योंकि एंटीबॉडी क्या करेंगे, जब ये बॉडी एंटीबॉडीज बढ़ने लगेंगे फिर उसके बाद वो दवाएं काम ही नहीं करेगी, ये और कहानी होती है। इसलिए अननेसेसरी दवाएं लेनी भी नहीं चाहिए। वो हमारी बॉडी का डॉक्टर खुद बॉडी है, तो हमारी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी होगी वो बॉडी उसको खुद रिमूव करने का काम करेगी, लेकिन जब प्रॉब्लम सीवियर होती जाएगी तो फिर हमें जरूरत पड़ती है प्रिस्क्रिप्शन की। समझ में आ रही है? ठीक, तो एंटीबॉडी की संख्या बढ़ने लग जाती है, जो थायराइड ग्रंथि को समाप्त कर देती है। फिर वो की जाती है, वो कुछ हॉर्मोन्स और कुछ मेडिसिन के थ्रू रिकवर की जाती है। अगर प्रॉब्लम अंडर कंट्रोल है तो, सीवियर हो गई तो फिर नहीं हो सकती, खत्म ही हो गई तो फिर क्या करेगी, काम ही करना। वो बढ़ती जाएगी तो फिर डेथ है लास्ट। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, जब आप शीट देखोगे तो हाशीमोटो डिजीज का रिलेशन किससे है, ये क्वेश्चन है। वो तो मैंने आपको डिजीज के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, बाकी आपसे यही पता है। चलो ये हो गया, इसके बाद एक और आती है, कौन सी, नहीं अभी रुको, पीटीएच ग्लैंड। क्या नाम है अगली ग्रंथि का, ये लास्ट है, पीटीएच। क्या नाम है, क्या हो गया, ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। अच्छा बस खत्म कर रहे। ये क्या कहां होती है, ये गले में ही होती है, गले में। कहां पर होती है, थायराइड ग्रंथि के पीछे। काम क्या करती है ये, ब्लड और बोन्स में कैल्शियम का संतुलन, बैलेंसिंग ऑफ कैल्शियम इनसाइड इनटू द ब्लड एंड बोन्स। ब्लड और बोन्स में, भाई बोन्स कैल्शियम से बनती है नहीं बनती है, हमने पढ़ाया था, और ब्लड के अंदर भी कैल्शियम होता है, तो दोनों को बैलेंस करने का काम किसका होता है, किसका होता है, पीटीएच का। कल पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, चलो एक छोटा सा फिर इसको खत्म कर देते हैं ना, इस ग्लैंड को। छोटा सा है, हार्मोन्स की तो बात करनी है बस, ये खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, इससे दो हार्मोन सीक्रेट होता है। अब ये संतुलन बैलेंसिंग के कौन किससे करेगा, तो सुनो हार्मोन्स की बात कर लेते हैं हम। देखो हार्मोन दो होते हैं, एक होता है पीटीएच हार्मोन, पीटीएच हार्मोन पूरा नाम क्या है, पैराथायराइड हार्मोन, और दूसरे का नाम क्या है, कैल्सीटोनिन हार्मोन, हार्मोन, पीटीएच हार्मोन और कैल्सीटोनिन हार्मोन। देखो आपको याद करने का हिंट बता रहा हूं भाई, आपको इसमें से इजियर हार्मोन या रिलेट करने वाला हार्मोन कौन सा लग रहा है, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन मतलब कैल्शियम, और कैल्शियम का नाम आते ही सब दिमाग में सबसे पहले कौन सा पार्ट आता है हमारी बॉडी का, बोन आता है, यस और नो। तो सुन लो, ये क्या करता है, बोन्स में कैल्शियम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। शॉर्ट में लिख दूं क्या, बोन्स में कैल्शियम क्या कर देगा, ज्यादा कर देगा। तो अभी ये इसका उल्टा कर दो, यहां पे ये बोन्स में कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम क्या कर देगा, और उधर चलते हैं। अब बोन्स में कैल्शियम इंक्रीज होगा कहां से, ब्लड से। तो ब्लड में
अरे भाई बोन्स में कैल्शियम कहां से आएगा, खुद थोड़ी बना के देगा, तो ब्लड से कैल्शियम लेगा, तो ब्लड में कैल्शियम क्या कर देगा, डिक्रीज हो जाएगा, तभी तो बोन्स में ज्यादा होगा। और ये क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज करने का काम करता है। ये लो हो गया, वर्क खत्म, आसान है, ठीक है। अब डिजीज लास्ट। अरे भाई उसमें क्या है, डिजीज जरा पता पर तो पढ़ना चाहिए कि इससे रोग क्या होगा। तो इससे दो रोग होता है, एक होता है टिटेनी, क्या नाम है रोग का, और दूसरे डिजीज का नाम है ऑस्टियोमलेशिया, नॉट ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। पोरोसिस, पोरस, पोरस मतलब खोखला, तो हड्डियां उसमें खोखली हो जाती है। तो जब ये क्या होगा, पीटीएच हार्मोन क्या हो जाएगा, यहां पर ब्लड में कैल्शियम, बोन्स में कैल्शियम कम कर रहा था ना, ब्लड में कैल्शियम बढ़ा रहा था, पीटीएच। हाँ भाई, हाँ हड्डियां खोखली कब होगी, जब बोन्स में कैल्शियम क्या हो जाएगा, बताओ ना, कम हो जाएगा। और यहां पर पीटीएच क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम, कैल्शियम कम कर देगा। ये एक्चुअली सुनो, ये पीटीएच की कमी के कारण हो रहा है, और ये पीटीएच की इंक्रीज के कारण हो रहा है। सुन लो गौर से, जब पीटीएच हार्मोन कम हो जाएगा तो ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाएगा, कैसे बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ तो ये बढ़ाता है ब्लड में कैल्शियम, और यही कम हो गया तो ब्लड में कैल्शियम कहां से आएगा, समझे कहानी क्या है। अरे यार यहां समझो, पीटीएच हार्मोन कैल्शियम को क्या करता है, बढ़ाता है, और यही हार्मोन कम हो गया तो अब ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, डिक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड में कैल्शियम, कैल्शियम क्या हो जाएगा, ऊपर से रिलेट करो, और ये हार्मोन ज्यादा हो गया तो अब ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा, तो बोन्स में कैल्शियम क्या हो जाएगा, बस कहानी से, नहीं समझे अभी, दोनों ऊपर की बातें लिखी है मैंने। ये बोन्स में कैल्शियम कम करता है, ब्लड में कैल्शियम ज्यादा करता है। अगर ये हार्मोन इंक्रीज हो गया तो अब ब्लड में, बोन्स में कैल्शियम और कम कर देगा, और अगर कम हो गया तो ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा। और ऐसा हुआ तो हाथ पैरों में क्या होने लगेगा, कंपन, वाइब्रेशन, श्रिलनेस, श्रिलिंग इनटू द, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे हाथ पैर वाइब्रेट होते रहते हैं, चाय का कप पकड़ते हैं ऐसे धूसते रहते हैं, यस और नो। किसी को हाथ को ऐसे रखना पड़े तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रह पाता है, वो वाइब्रेट होता रहता है ऐसे, तो समझ जाओ प्रॉब्लम हो सकती है। और इसकी बात करें तो इसमें तो हड्डियां खोखली हो जाएगी, बोन्स खोखली, सॉरी, ग्लूकोज, एनर्जी लेने के बाद कंपन ना हो तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता है।